हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। सबसे पहले आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए और मुझे भरोसा है आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऐसे ही करते चलिए, टेस्ट के साथ जुड़ते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते चलिए और एट लास्ट एमसीक्यू जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट उन्हें एट अ ग्लांस देखते रहिए, आपको चीज़ें यहाँ पर याद रहती हुई चलेंगी। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट दिलाते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा या बोला जाए की बेनिफिट आपके लिए होगा एग्जाम में। जब एग्जाम बैठेंगे आपका एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका हैबिट डेवलप हो जाएगा। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू देखना है। और ऐसे ही आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नेक्स्ट आपके 20 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं विथ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर? जूरिस्प्रूडेंस पार्ट नंबर 10। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या है यहाँ पर? अंडर द हेल्थ सर्वे द एंड डेवलपमेंट कमिटी रिवाइज्ड कोर्स ऑफ स्टडी इज नॉट फॉर। ठीक है, हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमिटी ये इनमें से सभी सब्जेक्ट को रिवाइज कोर्स, इन सभी कोर्स के लिए रिवाइज कोर्स का स्टडी करवा रही है, बट इनमें से कौन सा नहीं है निकालना है आपको। लाइसेंटिएट फार्मासिस्ट, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट। तो क्या होगा? रिवाइज्ड कोर्स फॉर स्टडी ऑफ, ये निकालना है किसके लिए नहीं हो रहा है? फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए नहीं होती। कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पर आपके? लाइसेंसिएट फार्मासिस्ट, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन? ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के अंतर्गत होता है? सेक्शन 19, 21, 20 एंड 22। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है, 21 और 22 में कंफ्यूज रहते हैं। चलिए क्लियर कर दिया जाए। 21 अपॉइंटमेंट होता है, 21 के अंतर्गत याद रखना है, अपॉइंटमेंट 21 के अंतर्गत। और पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर या वर्क ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ आ जाएगा आपका? 22। ठीक है, इसे सिंपली ये याद रख लीजिएगा, 21 पहले आता है, इसके बाद 22 आता है। ठीक है, पहले 21 उसके बाद 22, तो पहले ए आया, याद रखना है, ए फॉर अपॉइंटमेंट, ए पहले आया, ए 21, और इधर कोरिलेट कर लीजिएगा पावर या वर्क ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर 22। ठीक है, चलिए 21 में आगे इनका अपॉइंटमेंट, 22 में आगे इनका वर्क, इनका पावर आ जाता है। आगे देख लेते हैं। इफ ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी प्रेजेंट है तो इसे किस तरीके के लेवल में हम पैक करके रखेंगे, या इसके कंटेनर के चारों ओर किस तरीके का, किस कलर का लेवल हम यहाँ पर यूज करते हैं? रेड, व्हाइट, येलो या ब्लू? क्या आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए? व्हाइट याद रखना है, ए बी के लिए आ जाएगा व्हाइट, ब्लू आ जाएगा आपके ओ ग्रुप के लिए, और येलो ब्लड ग्रुप ए के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ए के लिए येलो निकल रहा है, ब्लू आपके ओ के लिए आ रहा है, बी के लिए यहाँ पर पिंक आ रहा है, और ए बी के लिए क्या रहेगा आपका? व्हाइट कलर। चलिए आगे देखते हैं। ओपीएम से आ रहा है, यानी एनडीपीएस से आ रहा है। इफ डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर सस्पेक्ट एनी ओपीएम टू बी एडल्ट्रेटेड, ही may send it separately to government opium factory after sealing in the presence of। ठीक है, अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर है और इन्होंने देखा कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो ओपीएम उगाया जा रहा है, इनमें किसी तरीके का एडल्ट्रेशन मिल रहा है, ये पूरे तरीके से प्योर नहीं है, तब ये इसके सैंपल को कहाँ भेजेगा? गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री। ठीक है, गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री में, निमुच में भेज रहा है। किसके भेज रहा है? भेजने से पहले क्या कर रहा है? उसे सील कर रहा है। ठीक है, सील कर रहा है, याद रखना है, सील करते हैं, सील। अब ये सीलिंग होगा, सील कर रहा है, ये किसके प्रेजेंस में सील करेगा भैया? ठीक है, जब भी अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी अगर किसी चीज को सील करती है, सीज करती है, वहां पर
5 नॉमिनीज जरूर रहते हैं, 5 लोगों के सामने ही से सील किया जाता है। तो वैसे यहाँ पर किसके सामने सील किया जाएगा? ओनली द लंबरदार, ओनली द कल्टीवेटर, बोथ लंबरदार एंड कल्टीवेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ओनली। चलिए क्या आ रहा है? लंबरदार मतलब उस विलेज का जो ऑनर है, उस विलेज का जो हेड है। कल्टीवेटर मतलब जिसने ओपीएम को कल्टीवेट किया, प्रिपेयर किया, बनाया, जिसने इसे उगाया है। और यहाँ पर दोनों ही आ जाएंगे। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके? ये दोनों ही, इन दोनों के प्रेजेंस में ही इन्हें ये सील करता है और आगे इस इंडस्ट्री फैक्ट्री तक यहाँ पर पहुंचाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज द पावर टू अमेंड लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इस लिस्ट में किसी भी तरीके का बदलाव, किसी भी तरीके का एडिशन करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल, बोथ स्टेट यानी दोनों के पास ही है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या रहेगा भैया? साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसमें किसी भी तरीके का एडिशन करना है, अगर कोई ड्रग्स को इसमें ऐड करना है तो पावर रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इनके इंपोर्ट को, इनके सेल्स को ही कर सकती है, लेकिन इनके लिस्ट को अमेंड नहीं कर सकती, लिस्ट को ये यहाँ से मॉडिफाई नहीं कर सकती, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, ठीक है, कितने समय के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में यहाँ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स का वर्किंग ड्यूरेशन रहता है? 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 एंड 6 इयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। 5 साल याद रखना है, 5 इयर्स। ठीक है, वर्किंग ड्यूरेशन क्या है यहाँ पर आपके? 5 इयर्स। ठीक है, इसके बाद इन्हें फर्दर रीनोमिनेट होना पड़ता है, री इलेक्टेड होना पड़ता है, तभी आगे अपनी ड्यूटी यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकती हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द IAEC कैन गिव अप्रूवल विदाउट सेंडिंग टू CPCSA द स्टडीज ऑफ। ठीक है, इनमें से किस एनिमल के स्टडी के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है? ओनली स्मॉल एनिमल, ओनली लार्ज एनिमल, बोथ स्मॉल एंड लार्ज एनिमल, एंड नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो किसके लिए रहेगा? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स पर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब यहाँ पर हमें अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑफिस ऑफ द पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। ठीक है, किस सिटी में ये इनका हेड ऑफिस प्रेजेंट है, जिसे हम सिंपली पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिस के नाम से भी जान सकते हैं? दिल्ली, नागपुर, पुणे या कलकत्ता? कहाँ पर प्रेजेंट है भैया? नागपुर में, याद रखना है, नागपुर ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए द डिजाइन पार्ट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द ISO 9000 सीरीज। ठीक है, ISO 9000 सीरीज में डिजाइन पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? ISO 9003 में, 9004, 9002 एंड 9001। क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? डिजाइन की जब भी बात करते हैं याद रखना है 9001 में डिज़ाइन के बारे में हम बात करते हैं। अगर किसी तरीके का सर्विस का इंस्टॉलेशन हो रहा है ISO 9002 में होता है, 9003 में इंस्पेक्शन और टेस्टिंग हो रहा है, और 4 में कंज्यूमर इंटरफ्रेंस एक्टिविटीज़, ये सभी, या क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सभी आपके 9004 में देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है, कौन सी ऐसी डिजीज है, मानकर चलिए कौन सा ऐसा डिजीज है जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते? ठीक है, इन डिजीज, इनमें से कौन सा ऐसे डिजीज है जिस डिजीज के ड्रग का एडवर्टाइजमेंट करना पूरी ही तरीके से मनाही है, पूरी तरीके से ये यहाँ पर ब्लॉक है, इसे हम नहीं एडवर्टाइज कर सकते? डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लाइंडनेस या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? सभी, ये सभी ऐसे
डिजीज़ हैं जिसके ड्रग का हम कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आपने मूवी में भी आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा। ऐसे कोई भी मेडिसिन यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं किए जाते कि भैया आप इस मेडिसिन को ले लो, आपका ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा, इस मेडिसिन को ले लो, आपकी ओबिसिटी कम हो जाएगी, आपका डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। इन मेडिसिन को कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग रिटर्न ऑफ 12% इज अलाउड ऑन, ठीक है। 12% रिटर्न किस कंडीशन में हमें मिलता है? जब हम किसी बल्क ड्रग का प्राइस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग, मिड टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एनुअल मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। क्या होगा? 12 से आपको याद रखना है, 12 में एल से याद रखना है आपको लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पर 12% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर 14% की बात करूं, पोस्ट टैक्स रिटर्न 14% मिल रहा है। 22% कैपिटल एम्प्लॉयड इस पर रिटर्न मिल रहा है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है? हेड क्वार्टर बताइएगा, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या चेन्नई? कहाँ रहेगा हेड क्वार्टर? न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली। टोटल इसके 6 रीजनल ऑफिसेस है, याद रखना है। 6 रीजनल ऑफिस हैं इंडिया में। दिल्ली में है, गुवाहाटी, मुंबई, कलकत्ता, कोचीन और चेन्नई, ठीक है। अगर ऑप्शन में इस तरीके का अगर क्वेश्चन देखने मिले तो ध्यान रखना है, रीजनल ऑफिस टोटल 6 हैं, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई। और 14 रिफरल लेबोरेटरीज हैं, ठीक है। टोटल 14 लेबोरेटरीज हैं, रिफरल लेबोरेटरीज। आगे देखते हैं। द ट्रेड एंड मर्चेंडीज मार्क एक्ट पास्ड इन, किस साल में ये एक्ट पास हुआ? 1958, 1980, 99 और 2005। पहले ही मैंने आपको बता चुका है, जितने भी एक्ट आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर आपके रूल्स आ रहे हैं, इसे याद रखना है किस ईयर में, किस डेट में पास हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक भी क्वेश्चन यहाँ आपसे चूकना नहीं चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जहां आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए क्या रहा है यहाँ पर? ट्रेड एंड मर्चेंडीज एक्ट कब है? 1958, याद रखना है। 1958 में एक्ट पास हुआ। ट्रेडमार्क एक्ट कब पास हुआ? 99 में। रूल कब पास हुआ? 2002 में। और फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ? 15th या 15th हटा दीजिए, सिंपली समझिए 2003 में, ठीक है। एक साल बाद 2003 में क्या आ रहा है यहाँ पर? केम इनटू फोर्स, ये लागू हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द एक्ट प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें उनका मिनिमम लिमिट, मिनिमम उन्हें वेजेस मिल सके, इसके लिए कौन सा एक्ट यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है? किस तरीके का एक्ट बनाया गया? पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936, फैक्ट्री एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। चलिए कोरिलेट कर लीजिएगा, बहुत इजी है। मिनिमम ठीक है, वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट कोरिलेट कर लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत क्या हो रहा है? किसी भी एम्प्लॉय को इसके एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर एक लिमिटेड या एक फिक्स्ड अमाउंट इन्हें एज अ वेज, एज अ इन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। इसका ध्यान कौन रखता है? मिनिमम वेजेस एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? इंडियन फार्माकोपिया भैया यहाँ पर भले ही आपका फर्स्ट एडिशन दिया है, लेकिन आपको सभी एडिशन यहाँ पर याद रखना है। लेटेस्ट एडिशन 2023, 22, ये सभी आपको यहाँ पर रिमेंबर करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए ध्यान रखते हैं। पहला फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1940, 1950, 55 एंड 1985। कब आया था? 1955, याद रखना है। सबसे पहला 1955 इंडियन फार्माकोपिया। चलिए इस टेबल का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। जरूर से इसका स्क्रीनशॉट रख लेना है आपको। फर्स्ट एडिशन 1955। चलिए यहाँ पर
22 भी आपको ऐड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई। चलिए अभी हाल ही में पीसीआई के आपके प्रेसिडेंट कौन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मोंटू एम पटेल, डॉक्टर सराफ, डॉक्टर प्रमोद योले, डॉक्टर एमएल सराफ। कौन है यहाँ पर प्रेसिडेंट पूछा गया है डॉक्टर मोंटू एम पटेल, ठीक है, प्रेसिडेंट है यहाँ कहाँ के, पीसीआई के। और प्रमोद योले की बात करते हैं, कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पीसीआई, प्रमोद योले। कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखना है भैया। चलिए आगे देख लेते हैं, एज पर द शेड्यूल एम द परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन WFI में सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए एज पर द शेड्यूल एम, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर 100 ml, 1 ग्राम पर 100 ml, 10 ग्राम पर 100 ml एंड 10 मिलीग्राम पर 100 ml। चलिए तो सिंपल सा समझिए, इंजेक्शन में यूज कर रहे हैं, सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इस ऑप्शन के बेसिस पर, जो सबसे कम से कम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। 1 मिलीग्राम का सॉलिड कंटेंट अगर हम 100 ml को चेक कर रहे हैं यहाँ पर 1 मिलीग्राम, इससे ज़्यादा हमें सॉलिड कंटेंट नहीं मिलना चाहिए, तभी हम उसे वाटर फॉर इंजेक्शन, आइडियल वाटर फॉर इंजेक्शन मान सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं, द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ इथिक्स रिलेटेड टू, ऑप्शन समझिएगा यहाँ पर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस पूछा गया है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन एंड फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ओन प्रोफेशन। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड की बात करते हैं, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। ठीक है, चलिए इससे कोरिलेट करते हुए चल लेंगे, आगे बढ़ते हैं। कोका, ओपियम एंड हेम्प कम्स अंडर, किस एक्ट के अंतर्गत ये तीनों आपको देखने को मिल जाते हैं, कोका, ओपियम एंड हेम्प, इंसेक्टिसाइड एक्ट, पॉइजन एक्ट, डेंजरियस ड्रग एंड स्पूरियस एक्ट। क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, कोका, ओपियम, हेम्प क्या होते हैं, डेंजरियस ड्रग होते हैं। ठीक है, डेंजरियस ड्रग हैं, हैबिचुअल ड्रग हैं, एडिक्शन वाले ड्रग हैं। क्लियर, सभी आपके एनडीपीएस में आ जाएंगे, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंतर्गत यहाँ पर इंक्लूड होकर आपको मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, द ड्रग इंस्पेक्टर शैल इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर, एक साल में कितने बार, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर या नन ऑफ द अबव। चलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या रहेगा, एक ड्रग इंस्पेक्टर को साल में 2 बार इंस्पेक्शन के लिए होना चाहिए। ठीक है, 2 बार, ठीक है, ट्वाइस इन ईयर, या इसको आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली या ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार या हाफ ईयरली, ऐसे आपको यहाँ पर रिमेंबर करते हुए चलना है। चलिए इसी के साथ मैं पूरे जीपैट डिस्कशन सेंटर टीम से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम अटेंड कीजिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अपना मेंटेन करके रखिए, आप ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नए सफ़र में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।